हमारी ड्रग्स हैं, हमने पढ़ना है मैक्रोलिड और कीटोलिड के बारे में। और इसमें बेसिकली ये होता क्या है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही होते हैं, ठीक है। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर रहे होते हैं, बट इसमें जो बेसिक हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो मैक्रोलिड की डिफरेंट हैं और कीटोलिड की डिफरेंट है, ठीक हो गया। मैक्रोलेट में बेसिकली हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, क्लिथ्रोमाइसिन आ जाती है, एजिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन, ये चार तरह की ड्रग्स जो हैं वो आती हैं मैक्रोलेट्स में, ठीक हो गया। और जनरली ये जो मैक्रोलीड्स होते हैं इनका एक मैक्रोलाइटिक जो मैक्रोसाइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है, ये होता है मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है और ये बेसिकली डिऑक्सी शुगर के साथ अटैच होती है। इसके स्ट्रक्चर को आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करें क्योंकि हमने यहाँ पे फार्माकोलॉजी में स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रा करने होते, सिर्फ एक स्ट्रक्चर का बस आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो से ही आपको पता चल रहा है कि इसका मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है और इसमें डिऑक्सी शुगर भी साथ अटैच होती है, ठीक हो गया। ड्रग्स में हमने पढ़ा कि एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन, चार तरह की ड्रग्स जो है वो मैक्रोलिड्स में जो है वो इंक्लूड होती हैं, ठीक हो क्या। मेजरली ये चार ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो मैक्रोलिड्स होते हैं ना, ये जनरली हमारे पास, जैसे हमने पहले अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वगैरह पढ़े और उसके बाद ये हम लोगों ने उसमें क्लोरामफेनिकल वगैरह पढ़ी, जैसे वो भी डिफरेंट सब यूनिट्स पे जाके बाइंड करते हैं और जाके फिर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कोई जो है वो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर रहा होता है, कोई जो है वो डी प्रॉपर जो राइबोसोम्स हैं उनको बनने नहीं देता, प्रोटीन सिंथेसिस को इस तरह इनहिबिट करता है। तो इसमें भी ये होता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये इरिवर्सिबली, ठीक है, बाइंड करती हैं और ये 50 राइबोसोम्स के साथ 50 सब यूनिट जो होता है ना राइबोसोम्स का, उसके साथ जाके बाइंड करके ये क्या करती हैं, एक तो ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती हैं और दूसरा लार्ज डोजेस अगर यही ड्रग्स जो हैं जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन है या टेलिथ्रोमाइसिन है, अगर इनकी बहुत ज्यादा डोज दे दी जाए तो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को भी इनहिबिट कर देती हैं। हाई डोजेस और लो डोजेस पे डिफरेंट तरह के इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लो डोजेस पे ये ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती हैं और हाई डोजेस पे ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक हो गया। और लो डोजेस पे बेसिकली इनका जो हमने दो तरह से पढ़ा, एंटीबायोटिक्स का दो तरह से इफेक्ट होता है, या तो वो बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं या वो बैक्टीरियोसिडल होती हैं। तो लो डोजेस पे ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, ये सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होती हैं। बट हाई डोजेस पे ये बैक्टीरियोसिडल इनका एक्शन होता है और ये क्या करती हैं, प्रॉपर जो बैक्टीरिया की किलिंग और उसकी डेथ काज करवा देती हैं, ठीक हो गया। स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम ही बेसिकली इसके यूजेस में आ जाएंगे और स्पेक्ट्रम से ही हम इंडिविजुअल जो ड्रग्स है ना, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन है, हम इनके जो डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल यूजेस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में स्पेक्ट्रम भी कवर हो जाएगा और यूजेस भी कवर हो जाएंगे। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो कहते हैं कि सबसे पहली जो ड्रग है वो है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन की अगर बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन जो होती है ये बेसिकली क्लेमिडिया, आपने ना बेसिकली ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इन वर्ड से आप सिंपल याद रखो, C4MBL, तो आपको याद रह जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लेमिडिया, ठीक है, क्लेमिडोफिलिया, उसके बाद कॉर्नीबैक्टीरियम, कैम्फाइलोबैक्टीरियम, उसके बाद माइकोबैक्टीरियम, बॉर्डिटेला एंड लेजिनियोला। बेसिकली ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मैंने नाम यहाँ पे लिए हैं, इनके लिए पहले तो इन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए अगर इन ऑर्गेनिज्म से कोई इन्फेक्शन होती है तो पहले तो पेंसिलिन जी ही फर्स्ट लाइन ड्रग मतलब ड्रग है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है हम फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट देंगे वो पेंसिलिन जी से देंगे, लेकिन हमने पेंसिलिन में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि पेंसिलिन से कुछ पेशेंट्स को बहुत एलर्जी भी होती है, ठीक है। रियरली एलर्जी पाई जाती है बट अक्सर पेशेंट्स में देखा जाता है अगर उनमें पहले से ही कोई एलर्जी की हिस्ट्री है तो उनको एलर्जी हो सकती है पेंसिलिन जी से। अगर वो पेंसिलिन जी से एलर्जी ऑन पेशेंट्स को तो फिर हम एरिथ्रोमाइसिन को यूज करेंगे इन बैक्टीरिया इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो इन्फेक्शन होगी, ठीक हो गया। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट भी एक्टिव होता है और ये हमारे पास बीटा लैक्टमेज बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही वो
इंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं और ड्रग का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है उसको डोमिनेंट होने से बचाते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब एरिथ्रोमाइसिन को देते हैं तो ये बीटा लैक्टमेज को भी रेजिस्ट करती है, बट ये इफेक्टिव नहीं होती मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एरियस के अगेंस्ट और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटीरोकोकस के अगेंस्ट। इन दो के अगेंस्ट ये जो ड्रग है ये एक्टिव नहीं होती, बट अदर देन दिस ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऊपर मेंशन है इनके अगेंस्ट अगर पेंसिलिन जी से एलर्जी है तो ये ड्रग जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें एजिथ्रोमाइसिन की, तो एजिथ्रोमाइसिन में भी बच्चे आपने याद रखना है कि ये हमारे पास ज्यादा, आपने ना इसको याद रखना है कि ये ज्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होती है। आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ही ट्रिगर करना चाहिए कि ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है और ये किसका स्ट्रेन है और ये इससे कौन सी इन्फेक्शन हो जाती है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ही होती हैं। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन दोनों को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसको ये ट्रीट करता है, जिसमें मोरेक्साला के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन होती है या फिर नाइजीरिया के थ्रू जो कोई भी इन्फेक्शन काज होती है उसको ये ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन में ये क्लेमिडिया ट्रेकोमेटिस को ट्रीट करती है। ठीक है, और ये 4 डेज के लिए ट्रीटमेंट जो है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया को ट्रीट करने के लिए 4 दिन के लिए ये ड्रग दी जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर अल्टरनेटिवली हम देखें कि एक एक फॉर एग्जांपल एक इन्फेक्शन है गोनेरा। ठीक है, तो उसके लिए वैसे तो सेफ्ट्राइऑक्सोन ही दी जाती है। ठीक है, बट अगर सेफ्ट्राइऑक्सोन से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता और वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होती तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिवली जो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो एजिथ्रोमाइसिन होगी। इसी तरह सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि पेंसिलिन जी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, बट इफ पेंसिलिन जी जो है वो इसको ट्रीट नहीं करती तो फिर हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एजिथ्रोमाइसिन होती है। ठीक है, अब बच्चे आपने दो चीजें इसमें बेसिकली अपने माइंड में रखनी है कि आपसे ना एक्चुअली वाइवा में एग्जामिनर जो है वो एरिथ्रो, एजिथ्रो और कैलिथ्रो इन तीनों के बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, तो आपने एरिथ्रो के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखने हैं और बेसिकली आप उसमें सिर्फ एक चीज याद रखेंगे कि पेंसिलिन जी ही बेसिकली इन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। बट अगर पेंसिलिन जी से एलर्जी हो जाए किसी पेशेंट को तो फिर हम एरिथ्रोमाइसिन का एज अ ड्रग ऑफ चॉइस लेते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट एक्टिव होती है। इसी तरह एजिथ्रो की जब आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी ट्रीट करती है, यूटीआई इन्फेक्शन को भी ट्रीट करती है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दो तीन नाम ले देना और फिर बताना कि ये एजिथ्रोमाइसिन अल्टरनेटिवली भी डिफरेंट ड्रग्स को जो है वो डिफरेंट ड्रग्स की जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्राइऑक्सोन अगर गोनेरा को ट्रीट नहीं कर रहा तो ये उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, और पेंसिलिन जी से अगर सिफिलिस ट्रीट नहीं हो रहे तो फिर एजिथ्रोमाइसिन को यूज किया जाएगा। क्लिथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये बेसिकली अल्सर में यूज की जाती है। आपको पता होगा कि अल्सर थेरेपी में 4 रेजिमेन या फिर 4 ड्रग रेजिमेन या फिर 3 ड्रग रेजिमेन यूज किया जाता है। आपने फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, वो ड्रग्स भी आपने पढ़ी होंगी, उसमें पीपीआईज और उसमें ये फ्लैजिल और अल्सर को ट्रीट करने के लिए इसमें डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें क्लिथरो और इथरो ये बेसिकली यूज की जाती हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो अल्सर को बेसिकली ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है इसमें जो हमारे पास वो ड्रग रेजिमेन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्लिथ्रोमाइसिन होती है। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स को भी ट्रीट करने के लिए क्लिथ्रोमाइसिन को यूज किया जाता है। ठीक हो गया। फिडॉक्सीमाइसिन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा बस इसको याद रखें कि फिडॉक्सीमाइसिन जो होती है ये एनारोब्स और एरोब्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये इंडिविजुअल ड्रग के स्पेक्ट्रम भी हो गए और इसी को ही आपने यूजेस, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ना कि मैक्रोलिड और कीटोलिड पे नोट लिखें, तो सबसे पहले मैक्रोलिड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्रग्स के नाम लिख के उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता के स्पेक्ट्रम एंड यूजेस की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पेक्ट्रम लिखना है और साथ आपने लिख देना है एंड यूजेस। ठीक है, इसमें फिर आपने साथ ही बता देना है कि ये हमारे पास डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्टिव होती है और ये ट्रीट करती है इन इन्फेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट आप बताएंगे। ठीक है, अभी ये जब इंडिविजुअल यूजेस और स्पेक्ट्रम हो जाएगा तो नेक्स्ट आप फार्माकोकाइनेटिक लिखेंगे। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में आप
ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक की अगर बात करें तो ये ओरली जो है वो वेल मतलब ओरली इन ड्रग्स को दिया जाता है, और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो फूड के साथ अगर ली जाए, आफ्टर मील अगर ली जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा होता है, बट उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन को ही इंडिविजुअली ये बोल दिया कि एजिथ्रोमाइसिन जो है वो फेगोसाइटिक सेल्स जो है उनके अंदर ज्यादा अकामुलेट होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। तो फेगोसाइटिक सेल्स, आपको पता है कि इन्फेक्शन जब होती है तो तब फेगोसाइटिक सेल्स भी एक्टिव होते हैं, और आपको पता होगा कि मैक्रोफेजीज वगैरह भी उस टाइम पे एक्टिव हो जाती हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि जिथ्रोमाइसिन ज्यादा अकामुलेट जो होती है वो फेगोसाइटिक सेल्स में होती है, और वहां पे जाके ये अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में बेसिकली देखो बच्चों, अरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारे पास ज्यादातर बाइल से एक्सक्रीट होगी। ठीक है। और फीसिस के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। बट जो क्लिथ्रोमाइसिन है, एक तो इसकी हाफ लाइफ की बात की गई है कि ये हमारे पास इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 to 6 आवर्स है। ठीक है। और ये ज्यादातर जो है ये बाइल से ही एक्सक्रीट होती है, बट ये यूरिन से बाइल बाइल के थ्रू मेटाबोलाइज होकर ये एक्सक्रीट होती है यूरिन के थ्रू। ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन की अगर बात की जाए तो इसकी 2 to 4 डेज हाफ लाइफ होती है। ठीक है। लॉन्ग हाफ लाइफ है, और ये अनचेंज यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर इसकी थोड़ी रेजिस्टेंस पैटर्न की बात करें तो मैक्रोलिड और कीटोलिड, बच्चे कीटोलिड में सिर्फ एक ही ड्रग आती है जिसका नाम है टेलिथ्रोमाइसिन। ठीक है। और ये जो टेलिथ्रोमाइसिन होती है ये बेसिकली सिंथेटिक ड्रग होती है, ये सिंथेसाइज की जाती है। और ये जो कीटोलिड होती है ना, ये इसमें भी ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ये यूज नहीं की जाती। बट अगर वैसे कीटोलिड का एक जनरल यूज आपको बता दूं तो आपने जनरल यूज में सिर्फ ये याद रखना है कि ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के लिए यूज की जाती है, और इसकी वंस डेली डोज जो है वो दी जाती है। ठीक है। ये सिर्फ आप कीटोलिड में सिर्फ सिंपल ये याद रखेंगे। और कीटोलिड में इतना डिटेल है भी नहीं है, कीटोलिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है। मैक्रोलिड एंड कीटोलिड नाम से पता चल रहा है कि मैक्रोलिड भी अगर 50 सब यूनिट्स को के साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये भी 50 सब यूनिट पे बाइंड करके ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। बट मैक्रोलिड इज सेफेस्ट ड्रग एज कम्पेयर टू कीटोलिड, क्योंकि कीटोलिड की टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बॉडी के अंदर अकामुलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से इस ड्रग को ज्यादातर नहीं यूज किया जाता मार्केट में। मैक्रोलिड इज मोस्ट अफाल जो है ये वाली ड्रग यूज की जाती है। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मैक्रोलिड जो है वो इसमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं रेजिस्टेंस के। अगर सबसे पहले देखा जाए तो ईफ्लक्स मैकेनिज्म आपको डिटेल में पता है कि ईफ्लक्स मैकेनिज्म क्या होता है। इससे जो है वो ड्रग जो है वो बेसिकली ज्यादा जो है वो अकामुलेट नहीं होती, और जितनी ड्रग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए एंटर होती है उतनी ही वो बाहर नहीं करी होती, ईफ्लक्स पंप एक्टिव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद राइबोसोमल प्रोटेक्शंस बाय अटैच राइबोसोमल प्रोटेक्शन इस तरह से हो सकती है क्योंकि अगर हमारे पास जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिथाइल ग्रुप के साथ अगर अटैचमेंट हो जाए तो उससे भी क्या हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो राइबोसोम जहाँ पे जाके हमारी ड्रग ने बाइंड करना है वहां पे वो अपना इफेक्ट नहीं देंगी ड्रग्स। ठीक है। या तो ड्रग पेनिट्रेट नहीं करती, और ग्राम नेगेटिव स्पीशीज में क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव स्पीशीज जो होती हैं वो अक्सर ये करती हैं कि वो स्ट्रेसेस बना देती हैं। वो स्ट्रेसेस बेसिकली डिफरेंट जो ड्रग्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन है या एजिथ्रोमाइसिन है, इनको क्या करती हैं, इनएक्टिवेट कर देती हैं, और इनका जो इफेक्ट होता है उसको इफेक्ट जो होता है वो नहीं आता। ठीक है। कीटोलिड्स की बात करें तो कहते हैं कि कीटोलिड्स में बेसिकली तो रेजिस्टेंस नहीं होती, कॉमनली रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये पावरफुली जो है वो 50 सब यूनिट्स के साथ जाके बाइंड कर देते हैं। एक दफा जब ये बाइंड कर जाते हैं 50 सब यूनिट के साथ तो ये दोबारा डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है। इनका डिसोसिएट पैटर्न नहीं होता। बट वो सिंपली यहाँ पे वो ये कहते हैं कि और इसमें ई फ्लक्स पंप भी नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी जो ड्रग्स हैं जब वो दी जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और उन ड्रग्स की ये हैसियत हो कि वो इफ्लक्स पंप को एक्टिव ना करें या उसको डोमिनेंट ना होने दें, तो वो ड्रग जो है वो रेजिस्टेंट, वो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो रेजिस्ट कर देती है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेशक कोई भी अपना लाइक बैक्टीरिया के थ्रू, अपने इंजाइम्स के थ्रू, या फिर डिफरेंट तरह के और जो वो मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए, फिर वो डोमिनेट नहीं होते। ठीक हो गया। आपने ये चीज याद रखनी है।
नेक्स्ट अगर बात की जाए एडीआरस की, तो इसमें एडीआरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एडीआरस में सबसे पहला अगर एडीआर देखा जाए तो ये गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और मोटिलिटी। आपने याद रखना है कि ये मोटिलिन रिसेप्टर्स ना, बेसिकली ये जो मैक्रोलिड्स होती है ना, इसमें आपने याद रखना है ये मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं। मोटिलिन रिसेप्टर बेसिकली मोटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये बेसिकली जब हम ये ड्रग देते हैं ना, तो ये जनरली तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट वगैरह कॉज करती हैं। और इस वजह से ये जो ड्रग्स होती हैं, पेशेंट कंप्लायंस जो होती है कि पेशेंट इसके साथ एडहियर नहीं इन ड्रग्स के साथ रहता। बट वो कहते हैं कि अगर हाई डोजेज में यही ड्रग्स दी जाए ना, तो इन ड्रग्स का एक यूज भी ये हो सकता है कि ये ड्रग्स जो है वो गैस्ट्रोफरेसिस और पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को ड्यूडेनम में मूव करने के लिए हेल्प करती हैं, क्योंकि ये मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं। मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं, और अगर हाई डोजेज में ये दे दी जाए और एक पेशेंट है उसको गैस्ट्रोफरेसिस है, गैस्ट्रोफरेसिस बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें स्टमक एम्प्टीनेस जो होती है वो स्लो हो जाती है, और पेशेंट को ज्यादातर नौजिया, वॉमिटिंग और ब्लॉटिंग रहती है। तो अगर हाई डोजेस पे ये मैक्रोलिड्स दे दी जाएं, तो ये क्या करती हैं कि ये मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, वहां पे जाके बाइंड करके मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाए कि पोस्ट ऑपरेटिव इलियस की, तो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में भी कहते हैं कि ये आफ्टर सर्जरी, कुछ पेशेंट्स में आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है वो टेम्पोरेरली जो है वो जितना भी वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है टेम्पोरेरी तौर पे। ठीक है, तो उस मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी ये बेसिकली फिर क्या करती हैं कि बाउल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए भी ये ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो ज्यादातर ड्रग दी जाती है वो स्पेशली एरिथ्रोमाइसिन ही जो है वो दी जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे जो इसका एक एडीआर है वो ये है कि ये कोलिस्टेटिक जॉन्डिस जो है वो ये काज करते हैं। ठीक है, जॉन्डिस या जो भी आप प्रोनाउंस करो इसको। ठीक है, इसमें भी बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास इस्टोलेट फॉर्म होती है एरिथ्रोमाइसिन की, जो जो हमारे पास ईस्टर फॉर्म होती है ना एरिथ्रोमाइसिन की, ये बेसिकली ये एडीआर काज करती है। और इसमें जो है वो बेसिकली होता क्या है कि कोलिस्टेटिक का मतलब ही क्या है कि जो बाइल फ्लो लिवर से होता है वो इम्पेयर हो जाता है। जब बाइल फ्लो लिवर से इम्पेयर हो जाएगा, तो फिर डिफरेंट तरह के जैसे येलो स्किन होना शुरू हो जाएगी, येलो आईज, और प्रॉपर वो जॉन्डिस की जो कंडीशन होती है वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी भी इन ड्रग्स की वजह से हो सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी की बात करें तो कहते हैं कि ट्रांसिएंट डेफनेस भी इन ड्रग्स की वजह से होती है, और मोस्ट कॉमनली एरिथ्रोमाइसिन की वजह से होती है। ठीक है, अगर वो हाई डोजेस पे एरिथ्रोमाइसिन दे दी जाए तो ट्रांसिएंट डेफनेस काज हो सकती है। और अजिथ्रोमाइसिन की वजह से इरिवर्सिबल सिनो जो सेंसोन्यूरिनल हेयरिंग लॉस जो होती है वो हो सकती है। ठीक है, इरिवर्सिबल का मतलब है कि वो दोबारा से फिर हेयरिंग लॉस जो है वो अगर एक दफा हो गई है तो दोबारा से वो वापस नहीं आएगी। दोबारा से वो जो हेयरिंग लॉस है वो आपके के वो रिवर्सिबल हो सकती है, कोई ड्रग देने से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दो तरह से आपने ऑटोटॉक्सिसिटी में दो ड्रग्स के बारे में बता देना है, एक आपने रिथ्रोमाइसिन के बारे में बता देना है और एक आपने एजिथ्रोमाइसिन के बारे में बता देना है। ठीक हो गया। क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन इसके बाद इसका एक एडीआर है। ठीक है, क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन वो कहते हैं कि मैक्रोलीड और कीटोलीड जो होते हैं ये बेसिकली क्यूटीसी जो इंटरवल होता है उसको प्रोलॉन्ग करती हैं। ठीक है, और इन ड्रग्स को हमने क्वेश्चनली उन पेशेंट में देना होता है जिन पेशेंट को पहले से या तो रिदमिया होता है, या वो फिर प्रो रिदमेटिक पेशेंट्स होते हैं, या फिर वो रिदमेटिक मेडिसिन पे होते हैं। ठीक है, एंटी रिदमेटिक मेडिसिन पे होते हैं। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको पहले से रिदमिया, इरेगुलर हार्ट बीट है उसकी, और वो मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, रिदमिया को ट्रीट करने के लिए, और उन पेशेंट्स के अंदर आपने मैक्रोलिड और कीटोलिड नहीं देनी, क्योंकि मैक्रोलिड और कीटोलिड क्या करती हैं क्यूटीसी के इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये इसके यूजेस हैं। इस इन यूजेस को आप एक जो है वो निमोनिक से भी याद कर सकते हो। और वो निमोनिक बेसिकली क्या हो सकता है कि आप अपने जहन में ये रखो कि मैक्रो से ही याद रख लो। ठीक है, MACRO मैक्रो से याद रखो। मैक्रो से एम से आप याद रखो कि मोटिलिन रिसेप्टर को जाके ये एगोनिस्ट और GIT के ये इफेक्ट देती है। ठीक है, ए से आप याद रख लो कि ये एलर्जी भी सम हो इसके, ये जो एडीआर्स में एलर्जी भी होती है। ठीक है, उसके बाद सी से आप कोलिस्टेटिक जॉन्डिस याद रख लो। ठीक है, उसके बाद आर से आप रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी, RO से आपने रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, साथ ही कॉन्ट्राइंडिकेशन वैसे जनरली अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने ओवरऑल सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है। और अगर एज अ इंडिविजुअल नोट भी आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन पे, तो आपने लिखना है कि ये किस किस पॉइंट पे ये नहीं दी जाती, या जैसे देखो हिपैटिक डिसफंक्शन, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका लिवर इम्पेयर है। ठीक है, उन पेशेंट्स में आपने इरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन को नहीं देना, क्योंकि एक पेशेंट है उसको हिपैटिक उसका इम्पेयर है, और ये जो ड्रग्स हैं
ये जितनी भी ड्रग्स यहाँ पे मेंशन है, एरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये बेसिकली लीवर से मेटाबोलाइज होती हैं। तो अगर एक पेशेंट का पहले से लीवर इम्पेयर है, तो ये लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होंगी। अगर लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होंगी तो ये लीवर में अकामुलेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि टेलिथ्रोमाइसिन के बारे में मैंने आपको बताया ना कि ये होती तो कीटोलिड है, बट इसकी हिपेटोटॉक्सिसिटीज बहुत ज्यादा होने की वजह से ये ड्रग्स फिर नहीं दी जाती। ये ड्रग तो लिमिटेड है, इसका यूज ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस की अगर बात की जाए, तो डिफरेंट तरह से ड्रग इंटरेक्शन है, और इसमें जो मेजरली मैक्रोलिड्स की इंटरेक्शन उन्होंने बताई हुई है डाइजॉक्सिन के साथ, आपने याद रखनी है। ड्रग इंटरेक्शन में सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो जिथ्रोमाइसिन होती है, टेलिथ्रोमाइसिन होती है और क्लिथ्रोमाइसिन, ये जो ड्रग्स होती हैं ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती हैं। मतलब जितनी भी ड्रग्स इनके साथ दी जाती है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये ड्रग्स दी जा रही हैं एरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन या क्लिथ्रोमाइसिन में से कोई भी ड्रग दी जा रही है, और इन ड्रग्स के साथ कोई ऐसी ड्रग दे दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझे कि डाइजॉक्सिन दे दी जाती है इनके साथ, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती हैं। जो ड्रग साथ दी जाती है, जैसे डाइजॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगी, या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी ड्रग इनके साथ दे दी जाए, तो ये उसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगी CYP450 एंजाइम के थ्रू, ठीक है। अब जब वो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगी, तो जो नेक्स्ट जो साथ ड्रग दी जाएगी उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो अकामुलेट होना शुरू हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। एक इंटरेक्शन की जो बात की गई है वो डाइजॉक्सिन है, और वो डाइजॉक्सिन में कहते हैं कि डाइजॉक्सिन की थ्योरी ये है कि बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, जब डाइजॉक्सिन पेशेंट को दी जाती है ना, तो साथ ही अगर ये एंटीबायोटिक्स भी दी जाए, तो डाइजॉक्सिन क्या करती है कि वो इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक जो होती है ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बेसिकली इलिमिनेट कर देती है, जो कि देखें हमारे पास जो डाइजॉक्सिन होती है ना, जब उसने अब्जॉर्ब रीअब्जॉर्प्शन उसकी होनी होती है ना इंटेस्टाइन के थ्रू, तो वहां पे डाइजॉक्सिन की, क्योंकि एक बहुत टॉक्सिक ड्रग है, एक तो हम उसके डोज को भी बहुत जो है वो टाइट्रेट करके देते हैं और बहुत कॉशनली देते हैं, बट उसके बावजूद भी जो डाइजॉक्सिन है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होने से पहले जो माइक्रोबियल फ्लोरा हमारी इंटेस्टाइन में होता है, वो उसकी जो उसको इनएक्टिवेट करके फिर जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। बट यहाँ पे होता ये है कि ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं ये इलिमिनेट कर देती हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा को, जो कि फिर इनएक्टिवेट नहीं करता डाइजॉक्सिन को। डाइजॉक्सिन जो है वो ग्रेटर अमाउंट में फिर क्या होता है, री वो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब वो ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो उससे भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कहते हैं कि कामुलेट फिर डाइजॉक्सिन इस तरह ज्यादा कामुलेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपने ये चीज फिर पढ़ ली कि ये जो हमारे पास इसके ड्रग इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इसको रियरली डाइजॉक्सिन के साथ तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है, क्योंकि डाइजॉक्सिन के साथ इसके ADR ज्यादा हैं और इसकी इंटरेक्शन ज्यादा हैं। तो अगर आपके पास एज अ होल नोट आ जाए कि मैक्रोलिड और कीटोलिड के बारे में आप बताएं, और ये आता भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने सबसे पहले मैक्रोलिड और कीटोलिड को जनरली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि मैक्रोलिड बेसिकली होते क्या हैं। उसके बाद इसमें ड्रग्स के नाम बता देना। नेक्स्ट आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल के बारे में बता के फिर स्पेक्ट्रम बता देना। और स्पेक्ट्रम में फिर आपने जनरली जो डिफरेंट तरह से जो ड्रग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज होती हैं आपने बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर इसमें जो है वो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बता देना है, ठीक है, कि एजिथ्रोमाइसिन की ज्यादातर उन्होंने लिपन कार्ड से आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे जो फार्माकोकाइनेटिक है ना वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो लिपन कार्ड पे इतनी कम्प्लेक्स फार्माकोकाइनेटिक लिखी हुई है ना हर ड्रग की, एरिथ्रो, क्लिथ्रो, एजिथ्रो, टेलिथ्रो, सब की लिखी हुई है, तो आपसे बिल्कुल भी वो याद नहीं होगी। वो आप याद कर भी लोगे तो वो आप लिख नहीं पाओगे पेपर में। तो पेपर में अगर आपने एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिखना है और अथेंटिक चीजें लिखनी है, तो फिर आप थोड़ी चीज कर लो और अथेंटिक चीज कर लो, तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बहुत मैसअप में चीजें करो और वो फिर पॉइंट्स आपके क्लियर ही ना हो। तो यहाँ पे आपने पीके में ज्यादातर डिटेल में नहीं करना, यहाँ पे आप बस फार्माकोकाइनेटिक में बता दो, थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट एजिथ्रो के बारे में बता दो। फिर मेटाबॉलिज्म में एरिथ्रो, क्लिथ्रो और एजिथ्रो के बारे में बस थोड़ा कि ये इससे बाइल से मेटाबोलाइज होती है, ये भी बाइल से यूरिन से एक्सक्रीट होती है, और फिर एजिथ्रो जो है वो अनचेंज यूरिन में एक्सक्रीट होती है, ठीक है। हाफ लाइफ के बारे में बता दो। नेक्स्ट आप इसकी रेजिस्टेंस के बारे में बताना, एक प्रॉपर कॉलम बना के ये मैक्रोलिड की रेजिस्टेंस और फिर कीटोलिड की रेजिस्टेंस। और ये भी बता देना कि कीटोलिड जनरली रेजिस्ट नहीं करता ड्रग्स को, क्योंकि ये पावरफुली जाके 50 सब यूनिट्स के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है।
फिर एडीआर्स आपने बता देना है जो कि मेजर एडीआर्स हैं, और एडीआर्स में आपने गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और मोटिलिटी को बता देना है। इसमें मैंने बताया था कि इरिथ्रोमाइसिन को अगर हाई डोजेज में दिया जाए तो ये फिर कुछ डिजीजेस की मतलब जब अगर कोई पेशेंट है जिसको गैस्ट्रोफेरेसिस या पोस्ट ऑपरेटिव इरियस है तो उनमें ये एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे भी इम्प्लाई किया जाता है इसका एडीआर। ठीक है, फिर ये कोलिस्टेटिक जॉन्डिस भी कॉज करती है। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी क्यूटीसी इंटरवल को ये प्रोलॉन्ग भी करती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमने पढ़ी कि ये क्योंकि हिपैटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट में ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये ज्यादातर मेटाबोलाइज होती हैं लीवर के थ्रू। और अगर कोई ऐसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसका लीवर पहले से इम्पेयर है तो फिर हमने ये ड्रग्स नहीं देनी थी। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें तो कहते हैं कि ये बेसिकली हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती हैं जो ड्रग्स इनके साथ दी जाती हैं। ठीक है, CYP450 इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, CYP450 अगर इनहिबिटर्स हैं तो कोई भी ड्रग जो इनके साथ दी जाएगी उसको मेटाबोलाइज नहीं होने देंगी और उसकी जो अकामुलेशन के चांसेस है वो बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह इसकी जो ड्रग इंटरेक्शन है वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो जनरली आपने जो अब इसको एक्सप्लेन करना है वो ऐसे ही बस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआरस, इसमें फार्माकोकाइनेटिक और रेजिस्टेंस के बारे में बता देना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़ा